गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो हमारा जो वीडियो है वो थर्ड वीडियो है। पिछले क्लास में हमने देखा कि प्रजनन क्या होता है, प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से बात किया मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया, जिसको हम लोग हिंदी में अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन कहते हैं। आज हम लोग जो वीडियो देखेंगे अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से ये आपको एक मैंने चार्ट फॉर्म में जो तैयार किया हुआ है, इसमें से अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनता है और फुल क्वेश्चन भी बनता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें ध्यान ये रखेंगे कि मैंने जो वीडियो तैयार किया हुआ है ये आपको सिस्टमेटिक नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे और सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन भी है, तो ध्यान समझिएगा। तो हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन में हम लोग जो बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विखंडन की बात करेंगे। तो विखंडन को हम लोग कहते हैं फीजन कहते हैं। फीजन का मतलब होता है टूटना। अब देखते हैं ये जो है जनन दो प्रकार के है ना, विखंडन और बहुखंडन। विखंडन का मतलब है कि जब कोशिकाएं जो है अपने आप में स्वतः विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो हम उसको कहते हैं विखंडन कहते हैं। इससे कुछ उदाहरणों की बात करें तो जैसे कि हमारा द्विखंडन। द्विखंडन मतलब जिसमें जो एक कोशिकाएं जो है विभाजित होकर, जिनमें एक कोशिका जो विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में बात किया था, जैसे एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसका उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम। दूसरा बात करते हैं बहुखंडन की। क्योंकि बहुखंडन जो विधि होता है या विखंडन विधि है, लेकिन कोशिकाएं जो है एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण स्वयं कर सकती हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस आते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल दो ही उदाहरण है, इसके साथ और बहुत सारे उदाहरण इनमें देखने को मिलता है, लेकिन हम अपनी याद करने योग्य या फिर हमारे बुक में जो मोस्ट कॉमनली उदाहरण जो चलते हैं हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया विखंडन के बाद। सेकंड क्लासिफिकेशन इसका समझते हैं मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है बडिंग, है ना। अब बड क्या होता है समझिएगा कि कोई भी जंतु जो शरीर हो या फिर पादप शरीर हो, उसमें जो मुख्य शरीर अंग है उसके अलावा शेष भाग, जैसे कि मैं हमारे पास एक उदाहरण है हाइड्रा का। तो हाइड्रा का आपने बुक में जो डायग्राम देखा होगा कुछ ऐसा, और उस हाइड्रा में क्या होता है हल्का सा उभार पाया जाता है। ये कुछ ऐसे डायग्राम आपने देखे होंगे। तो इसमें जो क्या एक अलग से उभार पाया जाता है, ये उभार। तो ये उभार क्या कहलाता है, बड कहलाता है या मुकुल कहते हैं। तो ये जो मुकुल है यह विकसित होकर एक नए पादप शरीर, मतलब ये कट कर जो है नए पादप शरीर का निर्माण करता है। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं मुकुलन कहते हैं। तो इसका उदाहरण है स्पंज, हाइड्रा, चप्टेकृमि, है ना। चप्टेकृमि में मुख्य रूप से हमें प्लेनेरिया में यह क्रिया जो है देखने को मिलता है। थर्ड हम लोग बात करते हैं बीजाणु निर्माण, या इसी को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पर जो स्पोर जो होता है एक ऐसा रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायक होता है। स्पोर जो है मुख्य रूप से अगर बात करें तो फंजाई में, जिसको हम लोग कवक कहते हैं, और निम्न वर्गीय पौधे में जो है देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग कहें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कुछ सवालों में देखने को मिलता है। तो मैं कुछ इस उदाहरण में आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा इससे ध्यान देंगे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया है क्लेमाइडोमोनास और यूरोथ्रिक्स, है ना। इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन होता है और इसका कुछ डायग्राम हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें फ्लेजिला बनता है, तो ये फ्लेजिला मतलब इसमें जो बनने वाले जो स्पोर्स जो होते हैं ये आसानी से जो है तैर सकते हैं। इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं जू फ्लेजिलेट कहते हैं, है ना, या इसी को हम लोग कहते हैं चल बीजाणु का नाम से जाना जाता है। कुछ उदाहरण जैसे कि हमारे पास है, जैसे पेनिसिलियम, म्यूकर, इसके अलावा राइजोपस भी आते हैं। तो इसमें क्या होते हैं अचल बीजाणु जो है पाया जाता है ना, क्योंकि बीजाणु के दो प्रकार का, एक हमने देखा चल प्रकार का और ये जो है अचल प्रकार का। तो इस अचल प्रकार का एक हमने उदाहरण लिया है जिसका नाम है कोनिडिया, है ना। तो ये एक स्पोर है जो छोटा छोटा जो है किसके ऊपर बनता है, स्टेरिगमेटा के ऊपर जो है बनता है। और ये जो कंप्लीट जो कोनिडिया कहाँ पर प्रेजेंट रहता है,
कोनिडियोफोर में पाया जाता है। तो इसको उदाहरण हमने देखा पेनिसिलियम, म्यूकर और इसके अलावा राइजोपस भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा हो गया बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो एलएनजीजन के अंतर्गत, इसको हम लोग कहते हैं कायिक या वर्धी प्रवर्धन कहते हैं, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, या प्रोपेगेशन कहते हैं, दोनों एक ही वर्ड है। तो जो प्राकृतिक जो तरीके और कृत्रिम तरीके, क्योंकि दो प्रकार की क्लासिफिकेशन हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, है ना। तो हमारे पास जो पौधे में जो प्रोपेगेशन जो होता है वो दोनों तरीके से होता है। पहला हम लोग समझते हैं प्राकृतिक के बारे में। तो प्राकृतिक अगर हम लोग हमें पता है कि एक कंप्लीट पौधे में, है ना, मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती, इतना जो चीजें जो है एक कायिक भाग होता है। और अगर जनन भाग की बात करें तो पौधे में पुष्प जो है वो जनन भाग होता है। तो हम लोग बात करते हैं, पहले देखो यहाँ पर जड़, दूसरा तना और तीसरा पत्ती। इन तीनों के बारे में हम देखते हैं कि तीनों जो है विकसित होकर नए पादप जो है कैसे बनाते हैं। तो सबको पता है कि जो जड़ जो होता है, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है ना। एक अगर हम लोग कंप्लीट प्लांट की बात करते हैं, नीचे जो जड़ बनता है ये मान लीजिए पादप है। तो जो जड़ जो किस हो जाता है, भूमि की हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं, है ना। जबकि ये क्या आते हैं, जो ऊपर वाले जो हिस्से रहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का भी टॉपिक नहीं है, मेन हमें जो समझना है कि जो जड़ जो है नए पादप का निर्माण कैसे करते हैं। तो जो जड़ जो होता है मुख्य रूप से कुछ उदाहरण जैसे बात करें डहेलिया, एस्पेरेगस और स्वीट पोटैटो, तो ये जड़ से ही नए पादपों का निर्माण करते हैं, है ना। और मैक्सिमम बात करें तो हम जितने भी हम पौधे बात करते हैं तो सभी जो है जड़ों से ही अपना शरीर निर्माण करते हैं पौधे जो है। नेक्स्ट बात करते हैं तना। अब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन आ गया कि अगर जड़ नहीं है तो पौधे जो है अपने शरीर का विकास कैसे करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है पहला है भूमिगत तना, इसके बारे में हम समझेंगे। दूसरा जो समझेंगे अर्धवायवीय तना, और तीसरा जो हम लोग समझेंगे वायवीय तना। तो भूमिगत तना, भूमिगत मतलब क्या समझ रहे हो कि जो भूमि से लगा हुआ है। तो मैं इसके कुछ उदाहरणों पर फोकस कर रहा हूँ। ये उदाहरण अपनी 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना, इसलिए हम इसमें जो है कम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भूमिगत तना जो पाया जाता है उसमें कुछ 4 महत्वपूर्ण उदाहरण ध्यान रखेंगे। पहला जो उदाहरण है ट्यूबर, कंद कहते हैं, और इसका उदाहरण है पोटैटो। दूसरा है राइजोम, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकंद कहते हैं, इसका उदाहरण जिंजर। दूसरा टर्मेरिक, जिंजर मतलब हो गया अदरक हो गया, और टर्मेरिक मतलब हल्दी। नेक्स्ट है कार्य, कार्य को हम क्या कहते हैं, घन कंद कहते हैं, इसका जो उदाहरण है अरबी, और दूसरा सेफ्रॉन, सेफ्रॉन मींस होता है केसर होता है। उसके बाद 4th नंबर बल्ब, जिसको हम सल्ग कंद कहते हैं, इसका उदाहरण है ओनियन और गार्लिक। तो ये हो गया भूमिगत तना। दूसरा अर्धवायवीय तना की बात करते हैं। अर्धवायवीय मतलब जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र आकाश में या वायु स्थान पर नहीं पाया जाता, मतलब कुछ जो भूमिगत रहेगा। तो इसका उदाहरण है जिससे हम लोग बात करते हैं रनर ना, रनर को हम हिंदी में ऊपरी भूस्थायी कहते हैं, इसका जो उदाहरण है दूब घास। दूसरा है सकर, सकर को हम लोग हिंदी में अंता भूस्थायी कहते हैं, जिसका उदाहरण पुदीना और क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसको हम लोग सेवंती के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है स्टोलन, जिसको हम लोग भूस्थायी कहते हैं, इसका उदाहरण चमेली और स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट है ऑफसेट, ऑफसेट को हम कहते हैं भूस्थायी का, इसका उदाहरण है पिस्टिया और जलकुंभी। ये जितने भी आपको जो है इसके उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, कंपटीशन है ना, हमारे एग्जाम में 12वीं के एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद जो कंपटीशन एग्जाम आते हैं इसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण पूछा जाता है। ठीक है, तो थर्ड है, हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, वायवीय तना कहते हैं, जो कि वायु में पाया जाता है, और इनसे भी जो जड़ें निकलती है, जैसे आपने गन्ना देखा होगा। ठीक है, तो गन्ने में क्या होता है, जैसे कि एक जो तना रहता है, तो यहाँ पर बीच बीच में
ये क्या पद्धति है, इसको हम लोग कहते हैं नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड। और यहाँ पर भी एक नोड, और इन दोनों नोड के बीच के जो गैप जो कहलाता है इसको इंटर नोड कहते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ से भी जो है नई जो जड़ों की जो शाखाएं निकलती हैं और एक नया पौधा बनाती है। इसी प्रकार अमरबेल, ये मोस्ट कॉमन है, आपने देखा होगा कि प्रायः ये जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है कि अगर इस पौधे इसके तने को अगर किसी पेड़ पर डाल दिया जाता है तो वह विकसित होकर एक नया पौधा बना लेता है। तो ये तना के द्वारा है। उसके बाद जब पत्ती के द्वारा, है ना, पत्ती का जो पौधे का जो निर्माण कैसे करते हैं, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है अजूबा या पत्थर चट्टा। आपने देखा होगा पत्थर चट्टा नामक जो पौधे की पत्तियां जो है अगर कहीं पर जमीन पर पड़ी रही तो वह स्वयं जो है विकसित होकर एक नया पौधा बना लेती है। तो ये हमारा हो गया कृत्रिम प्रवर्धन, सॉरी प्राकृतिक प्रवर्धन हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कृत्रिम प्रवर्धन के बारे में। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं।